Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my YouTube channel. Thought of the day is everything is easy if you are crazy. Nothing will be easy if you are lazy. This lecture is from chapter 3rd class 11 classification of elements and periodicity in periodic table. And in this lecture we will cover ionization enthalpy. तो जैसे कि आपको पहले भी मैंने जब ट्रिक्स बताई थी ट्रेंड्स को याद करने की आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तब यही बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एन एटम. तो मतलब एक एटम जो गैसियस फॉर्म में है, वो न्यूट्रल स्टेट में एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है जब, तो वो कन्वर्ट होगा उसके कैटाइन की फॉर्म में इन इट्स गैसियस स्टेट और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. उस टाइम पे जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज नोन एज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब हम बात करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज और पोटेंशियल और एंथैल्पी की. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. सक्सेसिव मीन्स स्टेप बाय स्टेप. आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप होती है. एक एटम से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, फिर कैटाइन बनेगा, फिर उस कैटाइन में से एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. हम लोग एक ही साथ दो इलेक्ट्रॉन्स कभी फाइंड नहीं कर सकते. और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी जनरली ग्रेटर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से, बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. जो एटम है उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है सो दैट एक और इलेक्ट्रॉन ना चला जाए, और उस रीजन के कारण सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है एक ही एटम की. सो हमने यही पढ़ा है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स कभी रिमूव नहीं कर सकते एक एटम में से. That means simultaneously removal of more than one electron is not possible. The removal of electron will take place one by one, that is known as a stepwise. This is known as your successive ionization enthalpy. जैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप 11th 12th क्लास में पहुंचते हो, फर्स्ट और नर्सरी से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुंचे हो, हर साल एक स्टेप आप इंक्रीज करते हो. उसी तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में सक्सेसिव रिमूवल होती है इलेक्ट्रॉन्स की. आप कॉन्टिन्यूसली एक ही साथ दो इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर सकते. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, फिर बाद में वो सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा इन अ सेकंड स्टेप. तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से. दैट मींस दिस स्टेप इज नॉट पॉसिबल. ये रिमूवल जो है एक साथ नहीं हो सकती कभी भी, ये सम ऑफ टू स्टेप्स होगा. क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होना है तो वो 3s1 बन गया. अब एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज करके वो 2p6 बनेगा, दैट इज अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. अब नेक्स्ट कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी के हैं या जिन पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है. तो फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, सेकंड इज योर न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट फैक्टर इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, नेक्स्ट फैक्टर इज योर पेनिट्रेशन पावर एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो वन बाय वन हम ये फैक्टर्स कवर करेंगे. फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज. More is the atomic size, lesser is the ionization enthalpy or vice versa. So we can say it is indirectly proportional to the atomic size. अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, अगर एटम का साइज छोटा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम मुश्किल आएगी. तो ये था फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनाइजेशन एंथैल्पी के. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और हमें मुश्किल आएगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, और जितना न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उतना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो पाएगा. नेक्स्ट फैक्टर है योर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली? स्क्रीनिंग इफेक्ट एक टेंडेंसी होती है इनर इलेक्ट्रॉन्स की जो इनर शेल में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट न्यूक्लियस के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देते, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फेस करते हैं. वो एक्चुअल में जो जितना चार्ज है न्यूक्लियस पे वो फील नहीं कर पाते,
क्योंकि रास्ते में ये शेल्स भी होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप लोग रूम के अंदर हो तो सन बाहर है तो आपको इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलता जितना आप लोग अगर डायरेक्ट सनलाइट में खड़े हो और आपको हीटिंग इफेक्ट मिलता है। तो द वॉल ऑफ द रूम जिसमें आप बैठे हो वो आपको शील्ड कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं सनलाइट से। उसी तरह यहाँ पे जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s 2s 2p, ये जो शेल है k और l शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये m शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस से, और उस शील्डिंग के कारण जो आउटर मोस्ट शेल है वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करती, वो समहाउ लेस न्यूक्लियर चार्ज फील करती है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसीलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है। So more is the shielding, lesser will be the ionization enthalpy and easily will be the electron removed from an atom. Next factor है penetration effect. So more closer is the subshell or orbital to the nucleus, more is the penetration power. Penetration power क्या होती है basically? Penetration power है आपको किसी चीज को penetrate करना, आपको उसमें होल करना है, आप लोग निडल से पिन अप करते हो बैलून को तो वो पेनिट्रेट होगा। जितनी आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जितना वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है एटम, उतने उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उतनी ही ज्यादा उनकी पेनिट्रेशन होगी। तो एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है देन पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है डी ऑर्बिटल से, और डी ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन ज्यादा होती है एफ ऑर्बिटल से। इन शॉर्ट एफ ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे कम होती है और एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, और इसका रीजन यही है, आप लोगों ने इसकी शेप पढ़ी हुई है sp-df की। s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, इसीलिए उसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है देन p, d and f orbitals. So more is the penetration, more is the ionization enthalpy. Penetration is directly proportional to ionization enthalpy. तो इस तरह से आप देख सकते हो s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इसकी ज्यादा पेनिट्रेशन है तो ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, और f न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो इसकी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। नेक्स्ट फैक्टर है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोगों ने ये कंसेप्ट सेकंड चैप्टर के लास्ट में भी पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एटम की, और उतना ही मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो एटॉमिक नंबर 15 और 16 में 15 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये हाफ फील्ड, और हम पढ़ चुके हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं फुली फील्ड, उसके बाद होते हैं हाफ फील्ड, और सबसे कम होते हैं पार्शली फील्ड। तो ये हाफ फील्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये नीचे वाला जो है पार्शली फील्ड है, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी और एटॉमिक नंबर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो अब क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड व्हाई। इसके लिए आपको पहले इन एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जब आप लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप देखोगे कि सब में पार्शियल फिलिंग आ रही है या फुली फिलिंग आ रही है, बस हमारे पास एक चीज है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस केस में अगर हम देखें तो ऑर्बिटल्स जो है वो हाफ फील्ड है। आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन हैव हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बट नाइट्रोजन इज स्मॉलर इन साइज, सो इट विल बी हैविंग अ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ आर्गन एल्यूमिनियम व्हिच इज हैविंग हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड व्हाई। तो आर्गन और एल्यूमिनियम में आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड होती है और एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन पार्शली फिल्ड होती है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं आर्गन की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। और एक चीज और इस क्वेश्चन में आप ये भी बोल सकते हो मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है बट स्टिल उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम किसी भी नोबल गैस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, और एक चीज इसका साइज बड़ा होगा कंपैरेटिव टू द नाइट्रोजन, तो शॉर्टर इज द साइज, मोर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसीलिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम को कंपेयर नहीं किया नाइट्रोजन के साथ, तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे नाइट्रोजन की ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following element which one has the highest value of first ionization potential। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें मुश्किल होगा, तो इट इज इन आर्गन, क्योंकि आर्गन में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालना उसमें सबसे मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन है which of the following configuration the lowest first ionization enthalpy, किसकी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें 3s1 का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो नोबल गैस नियॉन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आएगा करेक्ट आंसर।
सब ये था ट्रेंड आयनेशन एंथैल्पी का। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। So by this I finish my this lecture here. Thank you. Keep watching, share and subscribe my channel with your friends. See you in the next lecture. Till then, keep studying. Bye bye.